हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का एसएसटी का पहला चैप्टर इतिहास का भारत यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस तरह हुआ, क्या कारण थे, क्यों था, कैसे था। सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रवाद की कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना। किसकी भावना रखना? प्रेम की भावना रखना। अब प्रेम की भावना कैसे रखते हैं, बात करें हम 18वीं सदी की, थोड़ा सा पहले चलते हैं। 18वीं सदी की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या था, जो यूरोप था हमारा, जिस यूरोप को आज हम नक्शे पर देखते हैं, उसमें 42 देश हैं। अब जैसे आज 42 देश हैं, 18वीं सदी में ऐसे कोई 42 देश है ही नहीं थे। 42 देश स्वतंत्र राष्ट्र देश नहीं थे। उस समय देश ना बोलकर हम बोलेंगे क्षेत्र में विभाजित था। जो यूरोप था क्षेत्र में विभाजित था। अब क्षेत्र में विभाजित था, किस तरह के क्षेत्र में विभाजित था थोड़ा ये देखेंगे। ये था छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित, छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित था। अब छोटे छोटे जो ये क्षेत्र थे, इन सब क्षेत्रों पर अधिकार था हैब्सबर्ग, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ओटोमन, ओटोमन राज्य। जो ये राज्य थे, इन्होंने यूरोप को अपने अधीन कर रखा था। अब अधीन कर रखा था तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, जब किसी एक क्षेत्र का किसी दूसरे क्षेत्र पर अधिकार होता है तो वो मानता है कि हाँ, इस क्षेत्र में जो हम करेंगे वही सही होगा। तो ऐसा ही मानकर चल रहा था हैब्सबर्ग क्षेत्र, पर्शिया क्षेत्र और ऑस्ट्रिया और ओटोमन। तो इन्होंने क्या किया, जो बाकी क्षेत्र थे, छोटे छोटे जो क्षेत्र थे, उदाहरण के लिए इटली, जर्मन, पोलैंड और इसके साथ साथ ही पुर्तगाल, जो ये छोटे छोटे क्षेत्र थे, इन सब पे कब्जा करके हुए बैठा हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, यहां पर तानाशाही करना शुरू किया। अब तानाशाही करेंगे तो सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, सीधे सीधे शब्दों में समझा जाए तो कि जब तानाशाही होगी तो वहां के जो आम लोग होंगे, आम जनता होगी, तो वो सब परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। और इन्होंने भी ऐसे ही किया, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा था, जो यहाँ के राजा थे, जो यहाँ के मंत्री थे, उनके पास तो सभी अधिकार थे, इनके पास सभी अधिकार थे, पर जो आम जनता थी, इनको कुछ करने की अनुमति है ही नहीं थी कि ये अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कोई इनके पास नियम नहीं है। तो अब हुआ क्या कि जब ये ऐसी बातें हुई तो वहां के लोग जो थे, जो वहां के लोग थे, इनके मन में इस शासन के प्रति, इस शासन के प्रति घृणा उत्पन्न हुई, गुस्सा आया। और यही घृणा गुस्सा बाद में जाके क्रांति बन गया। और यही क्रांति, यही विद्रोह राष्ट्रवाद बना, राष्ट्रवाद का निर्माण लिया।
अब राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ तो यहाँ पर जो यूरोप के छोटे छोटे क्षेत्र थे, इनके मन में ये जो क्रांति की भावना है, जो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना है, ये कहीं और से नहीं आई थी, बल्कि यूरोप का ही एक छोटा सा क्षेत्र था फ्रांस। फ्रांस में क्रांति हुई 1789 में। देखो बेटा, सिंपल सी सीधी सी बात है, अगर यूरोप में राष्ट्रवाद समझना है तो आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में पता होना चाहिए, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। अगर आपको फ्रांस की क्रांति का पता ही नहीं होगा तो पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद समझ नहीं आएगा, और अगर यूरोप में राष्ट्रवाद समझ नहीं आया तो भारत में राष्ट्रवाद की कल्पना ही मत करना कि वो समझ आ जाएगा। तो इसलिए आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में पता होना चाहिए। अब फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई? फ्रांस की क्रांति हुई सन 1789 में, और उस समय यहाँ का राजा था लुई 16वां। लुई 16वां यहाँ का राजा था, तानाशाही प्रवृत्ति का राजा था। तानाशाही प्रवृत्ति का राजा था। अब इसने अपने अधिकार बनाए हुए थे खुद के लिए, नियम बनाए हुए थे। ये अधिकार, ये जो नियम थे, वो सिर्फ इसी के लिए बनाए थे इसने। अब ये क्या करता था, लोगों से कर वसूलता था, लोगों से कर वसूलने का काम करता था। यहां तक ठीक था कि कर वसूल रहा है चलो, पर यहां पर ये अत्याचारी राजा था, बहुत सारे अत्याचार करता था। अब इसने क्या किया कि जो फ्रांस क्षेत्र था, फ्रांस जो देश था, इसको ही क्या किया इसने, इसको ही क्या किया इसने, 3 भागों में, यहाँ के जो लोग थे उनको 3 वर्गों में विभाजित किया। जो फ्रांस के लोग थे, जो फ्रांस की प्रजा थी, उसको क्या किया इसने, 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। वो 3 वर्ग कौन से थे, थोड़ा देखते हैं। पहला था कुलीन वर्ग, दूसरा इसने बताया पादरी वर्ग, तीसरा इसने बताया मध्य वर्ग। मध्य वर्ग या मध्य वर्गीय, मध्य वर्गीय, मध्य वर्गीय। अब जो ये 2 वर्ग थे ऊपर के, अब राजा ने क्या किया, लुई 16वें ने क्या किया, इनको अधिकार दे दिए, इनको अधिकार प्रदान किए। ये जो 2 वर्ग थे इनको अधिकार दिए। अब कौन कौन से अधिकार दिए, इनको अधिकार दिए कि ये अपनी मर्जी से फ्रांस में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। यानी कि आज हम जिन अधिकारों की बात करते हैं ना, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये उस समय सिर्फ इन 2 वर्गों के पास थे। शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार। और इनके साथ साथ ही इसने इनको आदेश दिया कि कर वसूलो, कर वसूलो। अब वो कर कैसे वसूलना है, अब जो ये कर वसूलना है कि वो कैसे वसूला जाए, तो इन्होंने क्या किया, मध्य वर्गीय लोगों को निशाना बनाया। जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग की बात करें हम, ये थे भूमि के स्वामी। बहुत सारी भूमियां होती थी इनकी, शहरों में होती थी, गांव में होती थी, बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी, बहुत सारी जमीन जिस पर खेती होती थी। अब बहुत सारी हवेलियां थी, जमीन थी।
अब इसके साथ साथ ही इनका जो काम था अब वो था मध्यवर्गीय लोगों से कर वसूलने का। ये इनसे कर वसूलने लगे अब किस नाम पर? भूमि के नाम पर, कि आपको जो भूमि दी गई है, जो भूमि प्रदान की गई है, उस पे आपको कर देना है, टैक्स देना है, शुल्क देना है। अब यहां से ये भी कर वसूलने लगा। पहले हमने पढ़ा यहां पे राजा भी कर वसूल रहा था, राजा भी कर वसूल रहा था, और राजा कौन था? लुई 16वें। अब फिर क्या हुआ, जो पादरी वर्ग आया, जो दूसरा वर्ग था पादरी वर्ग, अब इसने क्या किया, इसने एक अलग ही नियम बनाया, अलग ही अधिकार बनाया अपना, और मध्य वर्गीय लोगों से कर वसूला, वो भी किस तरह से? चर्च के नाम पर। चर्च के नाम पर कर वसूलते थे, और इन्होंने भी निशाना बनाया मध्य वर्गीय लोगों को। अब ये मध्य वर्गीय लोग जो थे अब बहुत परेशान हो गए, परेशान तो होंगे ही, क्योंकि यहां पर इनको 3 जगह कर देना पड़ा। पहला राजा को कर दिया जा रहा था, दूसरा कुलीन वर्ग कर वसूल रहा है, अब तीसरा जो था वो पादरी वर्ग इनसे कर वसूल रहा था। अब जैसे ही ये व्यवस्था शुरू हुई कि 3 वर्गों को 3 जगह, ये जो मध्य वर्गीय था 3 जगह पर कर देने लगे। अब कर देने लगे तो इनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो बिगड़ गई। इनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो बिगड़ गई, जिसकी वजह से यहां पर खाने पीने की कमी आने लगी। अब मध्य वर्गीय लोगों ने सोचा कि कब तक इन 3 जगह पे कर देना पड़ेगा, कब तक ऐसा चलता रहेगा कि कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और यहां तक कि राजा भी हमसे कर वसूले। तो इनके मन में क्रांति की भावना आ गई। लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर इन्होंने प्रदर्शन किया लुई 16वें के खिलाफ। लुई 16वां जो राजा था उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। अब प्रदर्शन किया तो जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोग थे इनकी संख्या यहां पर थी कम, तो इसलिए ये कुछ नहीं कर पाए और राजा को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी। और सन 1791 में यहां पर संविधान की स्थापना हुई, यानी कि लगभग 2 साल के कड़े संघर्ष के बाद यहां पर संविधान की स्थापना हुई। अब जो ये संविधान की स्थापना हुई, इससे जो मध्य वर्ग के लोग थे, मध्य वर्ग के जो लोग थे इनको भी अधिकार प्राप्त हुए, और जिसकी वजह से ये लोग यहां पर अपनी जिंदगी सही से व्यतीत करने लगे। अब जो ये उदाहरण था, जो फ्रांस की क्रांति हमने देखा, तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि बात तो हम यूरोप की कर रहे हैं, तो फिर फ्रांस की क्रांति पढ़ने की क्या जरूरत है? बेटा मैंने अभी बताया कि जो फ्रांस है यूरोप का ही एक क्षेत्र है, और जब यूरोप में राष्ट्रवाद फैला उस समय का समय भी 18वीं सदी का था, और जो फ्रांस की क्रांति है वो भी 18वीं सदी यानी कि 1789 में हुई। अब जो ये उदाहरण हमने लिया, तो बाकी जो यूरोप के अलग क्षेत्र थे फ्रांस के अलावा, इटली, जर्मन, पुर्तगाल या फिर पोलैंड की बात करें, रूस की बात करें, तो इन्होंने भी सोचा कि एक छोटा सा क्षेत्र, एक छोटा सा जो क्षेत्र है अपने ही राजा के खिलाफ अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, और अपने राजा के खिलाफ सक्सेसफुल भी होता है, सफल भी होता है। और ऐसी क्रांति में वो जब सफल हुए, इनको अधिकारों की प्राप्ति हुई। अधिकारों की प्राप्ति हुई।
और इसी का उदाहरण देखकर पूरे यूरोप के जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, इन्होंने भी क्रांति करना शुरू किया। क्योंकि इनका मानना था कि जब एक छोटा सा क्षेत्र अपने राजा के खिलाफ बगावत करके अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है, तो हमारा क्षेत्रफल भी इस फ्रांस के कंपैरिजन की तुलना में काफी बड़ा है और जनसंख्या भी ज्यादा है और यहाँ पे शासन व्यवस्था इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर संविधान की स्थापना हो सकती है। अब उसके बाद इन लोगों के मन में यही राष्ट्र जो भावना उत्पन्न हुई, यही कहलाई राष्ट्रवाद। यही जो भावना थी इनके मन में, वही राष्ट्रवाद कहलाई। अब यहां पर आप फर्स्ट पेज पे ही इतिहास में एक तस्वीर देखते हैं जिसमें फ्रेडरिक सारियू बताता है कि जो यूरोप के लोग हैं एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जहां पर, वहां पे तस्वीर में आप जैसे ही देखते हो, कुछ ऊपर देवी देवता बने हुए हैं, नीचे बहुत सारे देशों के तिरंगे हैं, एक वहां पे महिला है जिसके हाथ में मशाल है और एक दस्तावेज है, और कुछ जो लोग हैं वहां पे प्यार प्रेम से रह रहे हैं। तो यही जो प्यार प्रेम की भावना है वही राष्ट्रवाद है। और ये जो समाज था, जो ये फ्रेडरिक सारियो ने बनाया था, जो ये तस्वीर थी वो बनाई थी फ्रेडरिक सारियो ने 1848 में। और ये फ्रांस का कलाकार था, चित्रकार था। इसने ही कल्पनादर्श समाज को बनाया। कल्पनादर्श का मतलब होता है एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका पूरा होना बहुत ही मुश्किल हो, असंभव हो। उदाहरण के लिए हम सपने देखते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए कि काश सपने में मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं। तो ये जो सपने हैं वो क्या है? कल्पना करना है। और यही कल्पना की थी फ्रेडरिक सारियो ने। फ्रेडरिक सारियो की जो कल्पना थी वो राष्ट्रवाद की थी उस समय। उसने बताया था कि पूरा यूरोप कुछ समय बाद ऐसे रहेगा। ऐसे कैसे रहेगा कि यहाँ पे जो देवी देवताएं हैं वो आशीर्वाद देंगे, सभी जो देश हैं मिलकर रहेंगे, सभी देशों के तिरंगे एक ही जगह पे फहराए जाएंगे। जो संविधान, जो एक महिला खड़ी हुई थी वहां पर, एक हाथ में मशाल थी, एक हाथ में दस्तावेज था, वो दस्तावेज संबोधित करता है पूरे यूरोप के संविधान को कि पूरे यूरोप में एक ही संविधान रहेगा। जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो सिर्फ एक बात कर रहा है कल्पनादर्श की। कल्पनादर्श का मतलब होता है एक ऐसे समाज की कल्पना करना, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका पूरा होना असंभव हो। यानी कि सपनों की दुनिया में जीना। और ये जो फ्रेडरिक सारियो था वो सिर्फ सपनों की दुनिया में ही उस समय जी रहा था। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर यहीं पर यूरोप में फैला हुआ था निरंकुशवाद। निरंकुशवाद का मतलब होता है एक ऐसी शासन प्रणाली, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी प्रकार का कोई अंकुश न हो। और यही क्या कहलाता है? निरंकुशवाद। अब निरंकुशवाद फैला हुआ था, तानाशाही फैली हुई थी, तो ये जो कल्पना दर समाज था वहां पे सिर्फ एक कल्पना ही थी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में वो है राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति। फ्रांस से उन्होंने उदाहरण लिया राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति, जो मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद यहां पर शुरुआत होती है नेपोलियन की। लेक्चर लग गया? बस हो गया टॉपिक।